अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं प्रिक्वेशंस ऑफ एक्वेटिक एक्सरसाइज। प्रिक्वेशन ऑफ एक्वेटिक एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो होती है फेयर ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको ना पानी से डर लगता है, उनको पानी का फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है। उनमें क्या होता है, उनमें जो होती है इफेक्टिवनेस ऑफ इमर्स्ड एक्टिविटी जो होती है, इमर्स्ड एक्टिविटी की इफेक्टिवनेस जो होती है वो क्या होती है, लिमिट हो जाती है। जो फेयर ऑफ वाटर पेशेंट होते हैं, तो जो फेयरफुल पेशेंट होते हैं उसमें जो होती है सिम्टम्स जो होती है वो इंक्रीज होने लग जाती हैं। कब होती हैं? जब वो इमर्शन करवा रहा होता है उसके दौरान या आफ्टर इमर्शन। अब फेयर ऑफ वाटर में हमने पढ़ा है क्या होता है, जिसमें मतलब फेयर ऑफ वाटर एक ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको क्या होता है, वाटर फोबिया होता है, उनको पानी से डर लगता है। साफ ज़रा उनको पहले से ही पानी से डर लगता है, तो हम उनको ऐसे हम एक्सरसाइज करवाएंगे, वो तो ज़्यादा डर के उनकी मतलब कंडीशन जो होती है वो सही नहीं होती, ख़राब हो जाती है। इसलिए जो होती है मतलब इसमें वो बताते हैं क्या क्या होता है। इसमें वो बताते हैं जो लिमिट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इमर्शन एक्टिविटी हो जाती है। इमर्स्ड एक्टिविटी जो उसमें इमर्स्ड एक्टिविटी होती है वो लिमिट हो जाती है। उसके बाद जो होते हैं फेयरफुल पेशेंट जो होते हैं उनमें सिम्टम जो होती है वो इंक्रीज़ होने लग जाती हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर इमर्शन। उसके बाद वो बताते हैं बिकॉज ऑफ मसल जो होती है, मसल क्या होती है, मसल गार्डिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज। फेयरफुल ऑफ वाटर में हम देखते हैं ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पानी से डर लगता है, वाटर फोबिया होता है। उसमें क्या होता है, जो इमर्स्ड एक्टिविटी होती है वो लिमिट हो जाती है। फेयरफुल पेशेंट जो होते हैं उसमें जो सिम्टम्स होती हैं वो मतलब बढ़ना इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट होते हैं। कब? जब वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर इमरियन के दौरान या उसके बाद जो होते हैं, क्योंकि मसल गार्डिंग होती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज हो। उसके बाद हम एक प्रिकॉशंस में हम देखते हैं फेयर ऑफ वाटर। इसमें हम देखते हैं कि जो फेयर ऑफ वाटर होते हैं उसमें उसके बाद जो होते हैं ये जो फेयर ऑफ वाटर होते हैं उसमें जो होते हैं पेशेंट को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देखते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देखते हैं ताकि जो उसको किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देते हैं, इफेक्ट ऑफ इमरियन के उसको हम बताते हैं बैलेंस और कंट्रोल ऑफ इमर्स्ड बॉडी। जो इमर्स्ड बॉडी होती है उसकी बैलेंस और कंट्रोल का उसे बताते हैं। और उसके बाद हम उसे कहते हैं कि प्रॉपर यूज़ ऑफ फ्लक्चुएशन डिवाइसेज, यानी कि जो फ्लक्चुएशन डिवाइसेज होती है उसका प्रॉपर यूज़ करें। इसमें फेयर ऑफ वाटर हमने पढ़ लिया। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में वो होता है जिसमें जो होती है मतलब कि जो उसकी बॉडी की मूवमेंट होती है वो सही नहीं रहती। अब जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उसमें क्या होता है, लाइक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं अटॉक्सिक पेशेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी। अटॉक्सिक पेशेंट जो होते हैं जिसमें जो होती है डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है पर्पसफुल मूवमेंट में, यानी कि उसको मूवमेंट में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, उसकी डिफ़िकल्टी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होते हैं इसमें पेशेंट जो होते हैं हीट इंटॉलरेंस होते हैं दैन 33 सेंटीग्रेड। उसके बाद एपिलेप्सी भी जो होते हैं अनकंट्रोल्ड सीजर होते हैं, इसको भी हमें प्रिकॉशन करनी चाहिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होती है जिसमें क्या होती है कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। टॉक्सिक पेशेंट होते हैं जिसमें जो होते हैं पर्पसफुल मूवमेंट जो होती है उसमें डिफिकल्टी आ जाती है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, वो जो होते हैं ऐसे पेशेंट जो होते हैं हीट इंटॉलरेंस होते हैं दैन 33 सेंटीग्रेड। उसके बाद जो होते हैं एपिलेप्सी जो होती है अनकंट्रोल्ड सीजर्स होते हैं, ये भी हम जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसको ये भी प्रिकॉशन ऑफ एक्वेटिक एक्सरसाइज होती है। इनको जो ये डिजीज़ होती है प्रिकॉशन करनी चाहिए। उसके बाद जो होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो होते हैं इसका एडवर्सली इफेक्ट क्या होता है, एडवर्सली इफेक्ट जो होता है इसका ब्रीथिंग पे होता है। एडवर्सली इफेक्ट जो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का वो क्या होता है, ब्रीथिंग पे होता है, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे होता है। यानी कि इसमें जो लंग एक्सपेंशन होती है वो उसको इनहिबिटेड किया जाता है। किससे इनहिबिटेड किया जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है अगेंस्ट द चेस्ट वाल। यानी कि इसमें वो बताते हैं जो लंग एक्सपेंशन हो रही है तो उसको हम इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है अगेंस्ट द चेस्ट वाल। उसके बाद जो होते हैं इसमें जो होती है सर्कुलेशन वो इंक्रीज़ हो रही होती है, बढ़ रही होती है इन दी चेस्ट वाल। उसके बाद जो होता है ये इनहिबिट करते हैं लंग एक्सपेंशन को कौन इनहिबिट कर रहा होता है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो अगेंस्ट दी चेस्ट वाल होता है। और जब सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है चेस्ट में तो ये भी लंग एक्सपेंशन को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। उसके बाद जो होती है ऑक्सीजन अपटेक जो होती है वो जो होती है वाटर एक्सरसाइज में जो होती है वो कम होती है। ऑक्सीजन अपटेक क्या होती है, कम होती है किसमें, वाटर एक्सरसाइज में, लाइंड एक्सरसाइज जो ज़मीन पे हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी बनिस्बत जो वाटर एक्सरसाइज होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन अपटेक कम होती है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ लें, उसका एडवर्सल इफेक्ट ब्रीथिंग पे होता है जिसमें जो होती है हमारे पास पेशेंट जो होते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं लंग एक्सपेंशन
लंग एक्सपेंशन जो होता है वो इनहिबिट करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, इनहिबिट करता है, होता है। लंग एक्सपेंशन किससे? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगेंस्ट द चेस्ट वाल। उसके बाद जो होती है सर्कुलेशन जो होती है उसमें क्या होता है, चेस्ट में होती है, और चेस्ट में जो होती है सर्कुलेशन वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जो इनहिबिट करती है लंग एक्सपेंशन को। उसके बाद जो होती है ऑक्सीजन अपटेक जो होती है वो वाटर में क्या होती है, वाटर एक्सरसाइज में कम हो जाती है देन लैंड एक्सरसाइज। उसके बाद कार्डियक डिसफंक्शन में कौन कौन मतलब डिजीजेज होती है, अनीमिया, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्या अनीमिया, अबनॉर्मल बीपी, हार्ट डिजीज़। इसको ना क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कौन सी? अनीमिया, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ को क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो होते हैं वर्क रेट जो होते हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं, VO2 पीक एंड वॉकिंग कैपेसिटी मसल्स होते हैं जिसमें पेशेंट में क्या होते हैं, जो जिन पेशेंट में क्या होते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। इसमें जो होते हैं कार्डियक डिसफंक्शन में होते हैं हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इसको, इसमें हम बेसिकली जो होते हैं मॉनिटरिंग करते हैं अनीमिया, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, यानी कि हम जो उसको मॉनिटर करते हैं जिन पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होते हैं, कंजस्टिंग हार्ट फेलियर, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो हम उसकी प्रिकॉशन में होता है कि हम उसको एक्वेटिक एक्सरसाइज जो होते हैं वो नहीं करवाते, उसको या फिर उसको मतलब करवाते हैं, उसकी मतलब मॉनिटरिंग करके कि अगर सेट रहे फिर। उसके बाद हम आगे देखते हैं स्मॉल ओपन वाउंड्स ऑन लाइन। इसमें वो बताते हैं जो स्मॉल ओपन वाउंड्स होते हैं उनको ना कवर किया जाता है कि इसके जो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग के जरिए ओपन वाउंड जो होते हैं उनको कवर किया जाता है। उसमें पेशेंट जो होते हैं इंट्रावेनस लाइंस, हिक्समैन लाइंस होती है, इंट्रावेनस लाइंस, हिक्समैन लाइंस और अदर ओपन लाइन जो होती है उसका क्या होती है, प्रॉपर फिक्सेशन की जाती है। कौन सी लाइन? इंट्रावेनस लाइंस, हिक्समैन लाइंस और अदर ओपन लाइन होती है, उनकी प्रॉपर फिक्सेशन की जाती है। उसके बाद जो होती है इनकी प्रिकॉशन होती है, स्मॉल ओपन वाउंड की प्रिकॉशन में क्या होती है, जी ट्यूब्स होती है और सुप्राप्यूबिक अप्लियंट्स होती है। जी ट्यूब्स और सुप्राप्यूबिक अप्लियंट्स जो होती है इनकी प्रिकॉशंस में होती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं स्मॉल ओपन वाउंड्स एंड लाइंस। इसमें जो होते हैं इसको कवर किया जाता है वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से, और पेशेंट जो होते हैं इंट्रावेनस लाइंस होती है, हिक्समैन लाइंस, अदर ओपन लाइंस होती है जिसमें प्रॉपर फंक्शन फिक्सेशन करवाते हैं। उसके बाद इसकी प्रिकॉशन में जी ट्यूब्स एंड सुप्राप्यूबिक एप्लियंट्स। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।